नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, जिसके हमने आपके पिछले लेक्चर कवर कर दिए। और दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.6। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4.5 तक हमने रासायनिक आबंध के बारे में जाना, फिर ये जाना कि रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और दोस्तों, वहाँ पर हमने एक चीज़ कई बार रिपीट किया था कि हर तत्व क्या सोचता है, यानी जितने भी तत्व होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस नियम के आधार पर होते हैं, आज दोस्तों हम उस नियम की बात करेंगे। और दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप नियम लिखा हुआ देख रहे होंगे, क्या लिखा है? अष्टक नियम। अष्टक का मतलब होता है 8 और नियम का मतलब नियम होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट RULE रूल, यानी इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या होता है? अष्टक नियम। अभी तक तो हमने इन चीजों का आपको ओवरव्यू दिया था कि हर तत्व क्या सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो क्या करेगा? वो अक्रिय गैस के समान संरचना प्राप्त कर लेगा। और अक्रिय गैस की संरचना कैसे होती थी दोस्तों? अक्रिय गैस की संरचना क्या होती थी कि प्रत्येक जो भी आपके तत्व होते हैं वो क्या करते हैं? वो ये सोचते हैं कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। और अक्रिय गैसों में क्या होते हैं? उनके बाह्य कोश में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दोस्तों, वही 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनकी संरचना कैसी होती है? स्थायी होती है। और जिन तत्वों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनकी संरचना कैसी होती है? अस्थायी होती है। दोस्तों, देखते हैं ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम में क्या लिखा है। दोस्तों, अष्टक नियम में लिखा हुआ है, इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम में क्या बताया गया? प्रत्येक तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अक्रिय गैस के समान संरचना प्राप्त कर स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉनों का साझा या इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करता है। अब दोस्तों, ये इस डेफिनेशन से या इस नियम से आप इतना तो समझ गए होंगे, अगर ये नियम हमने आपको पहले पढ़ा दिया होता कि सर अष्टक नियम है, उसमें ये क्या करेगा कि प्रत्येक तत्व ये सोचेगा कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। और 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जब आप उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस के समान संरचना प्राप्त कर वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। और हम वहां पर आपको बताते हैं कि सर वो स्थायी होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा या इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा या इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करेगा। तब सर ना तो आपको ये आदान प्रदान समझ में आता, ना ही आपको इलेक्ट्रॉनों का साझा समझ में आता, और ना ही आपको ये समझ में आता कि इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा क्या होता है। अब हमने क्या किया? इन सारी चीज़ों को हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। इसलिए अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस डेफिनेशन में लिखी हुई हर एक चीज़ या इस नियम में लिखा हुआ हर एक पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसको। दोस्तों, क्या लिखा है? प्रत्येक तत्व यानी जितने भी तत्व होते हैं वो क्या सोचते हैं? अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वो करेंगे क्या? 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अक्रिय गैस के समान, यानी जो अक्रिय गैसेस होती हैं उनके समान वो क्या प्राप्त कर लेते हैं? संरचना प्राप्त कर लेते हैं। यानी अक्रिय गैस के समान संरचना प्राप्त करके क्या हो जाते हैं? स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने के लिए क्या करेंगे? या तो वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे। आदान प्रदान करेंगे तो कौन सा बंध बनता था? कैसा बंध बनता था दोस्तों? सभी को पता होगा, वैद्युत संयोजी बंध बनता था। या क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता था तो कैसा बंध बनाते थे? सहसंयोजी बंध बनाते थे। या इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करता है। अब बात करते हैं सर, इलेक्ट्रॉन युग्मों का जब साझा होता था तो कैसा बंध बनता था? उपसा संयोजी बंध बनता था। दोस्तों, सिंपल सी बात है, जैसे हमने बोला अक्रिय गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरीके से आपकी क्या होती हैं? अक्रिय गैसेस होती हैं। और हर तत्व क्या सोचता है? जैसे सिंपल सा कोई भी तत्व अगर हम ले लें, सोडियम ले लें, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, इसका बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। चलिए इनके भी परमाणु क्रमांक रख लेते हैं। हीलियम का 2 होता है, नियान का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है। इस तरीके से परमाणु क्रमांक भी रख लिए जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब हमने क्या कहा? हर एलिमेंट क्या सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए।
अब सिंपल सी बात है सर, ये सोडियम है, सोडियम के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये क्या करेगा? ये आदान प्रदान करेगा, साझा करेगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करेगा? तो आप क्या कहेंगे सर, ये इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। सिंपल सी बात है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसकी स्थायी संरचना कैसी हो जाएगी? तो Na का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2,8। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो हीलियम का 2 बनेगा, इसका बनेगा तो 2,8, इसका बनाएंगे तो 2,8,8, कुछ ऐसे तो बनता है। सिंपल सी बात है। अब दोस्तों देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बना है? 2,8। कब बना है? जब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना है, क्या ये कुछ नियॉन के तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और नियॉन क्या है? एक अक्रिय गैस एलिमेंट है, और अक्रिय गैस एलिमेंट है, और ये क्या है? इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 8 है। यानी ये एक प्रकार की संरचना कैसी होती है? स्थायी संरचना। यानी जितने भी अक्रिय गैसेस होते हैं उनकी संरचनाएं कैसी होती हैं? स्थायी, यानी उनमें कोई चेंज नहीं किया जाता, इसीलिए उसका नाम है अक्रिय। अक्रिय का मतलब किसी से भी क्रिया न करने वाला। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, जब नियॉन की स्थायी संरचना है और जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये स्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा कि नहीं प्राप्त कर लेगा? और यही तो कह रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे संरचना प्राप्त करना चाहते हैं? स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए या तो वो साझा करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करते हैं, या क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करते हैं। और दोस्तों ये सारी बातें आपको पता है, सिंपल सी बात है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर पोटेशियम 19, चलिए देखिए बनाते हैं इसका, तो क्या बनेगा? 2,8,8,1। हम लोग तो महारत हासिल है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में, क्योंकि हमने कई बार बनाया हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 19। जब 19 हो गया तो इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। हर एलिमेंट क्या सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। अब ये क्या करेगा? पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर त्याग देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा? 2,8,8, यही तो बनेगा। और ये कुछ आर्गन के तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आर्गन का भी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2,8,8। ये कब हुआ? जब पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। और ये भी संरचना कैसी होती है? स्थायी होती है कि नहीं होती है? स्थायी संरचना। सिंपल सी बात है। सो दोस्तों इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये अष्टक नियम क्या कहता है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी अष्टक नियम की भी कुछ सीमाएं थी। वो सीमाएं क्या हैं, यानी हम कहां तक अष्टक नियम लगा सकते हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो दोस्तों लिखते हैं अष्टक नियम की सीमाएं, जिसमें हम आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाएंगे। उन्हीं पॉइंट के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिरकार ये जो अष्टक नियम हमको बताया गया है इसकी सीमाएं क्या हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अष्टक नियम की सीमाएं। सो दोस्तों बात करते हैं अष्टक नियम की सीमाएं, जिसमें हमने आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर दिखाए हुए हैं कि इन पॉइंट में हमको क्या बताया गया कि अष्टक नियम जो होता है उसकी सीमाएं क्या है। जैसे अष्टक नियम के बारे में हमको पता चल गया, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। सीमाएं को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटेशंस बोलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है इसकी लिमिटेशन। पहले लिमिटेशन लिखा हुआ है, वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांकों के निकट होते हैं। यानी ऐसे तत्व भी होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांकों के निकट होते हैं, वह अष्टक नियम का पालन करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांकों के निकट होते हैं वो अष्टक नियम का पालन करते हैं। अब जैसे हमने बोला कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, और उसके बाद तो अक्रिय गैसेस आ जाती हैं। ठीक है, अब ये क्या है सर? ये भी अष्टक नियम का पालन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा? 2,4, इसका बनेगा 2,5, इसका बनेगा 2,6, और इसका क्या बनेगा? 2,7। और आपने कई बार देखा है, इनके सबके हमने बनवाए भी हैं, वहां पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनवाया हुआ है। और वहां पर हमने क्या बताया था कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाकर वो क्या करता था? उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे।
थे। इसका मतलब अगर उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अष्टक नियम का पालन करता है। जैसे हम बात कर लें फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, 2,7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये अष्टक नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा? आपका आंसर क्या होगा सर? बिल्कुल करेगा। अगर 8 है तो 2,6 बनेगा। इसका मतलब ऑक्सीजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो भी ये अष्टक नियम का पालन करेगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शायद हमने कुछ पिछली वीडियो में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 15 दिखाया है, वो परमाणु क्रमांक 15 नहीं होता है, 15 परमाणु क्रमांक फास्फोरस का होता है। सो मिस्टेक हो गया था वहां पर, तो थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे इन चीज़ों को। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, नहीं ध्यान रहता है इतना कि मतलब यहाँ पर परमाणु क्रमांक कई बार ऐसा होता है कि बोलते कुछ है और लिखते कुछ है। ठीक है, सो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लेंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक क्या आएगा? 2,5। अब ये क्या है, इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अष्टक नियम का पालन करने लगेगा। कार्बन की बात करें तो 2,4, अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अष्टक नियम का पालन करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांकों के निकट होते हैं, वो क्या करते हैं? अष्टक नियम का पालन करते हैं। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया सर। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आवर्त संख्या 2 में तत्व दिए हैं कौन कौन से? Li, Be और B, यानी लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन को छोड़कर अन्य तत्व अष्टक नियम का पालन करते हैं। लिखा हुआ है इस नियम का पालन करते हैं। इस नियम का मतलब क्या हुआ? अष्टक नियम का पालन करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आवर्त संख्या 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं, सभी को पता है। Li, Be, B, C, N, O, F। ठीक है, यही आवर्त संख्या 2 में तत्व आते हैं। क्या लिखा है? आवर्त संख्या 2 में तत्व Li, Be और B को छोड़कर, यानी इन तत्वों को आप छोड़ दीजिए। बचे हुए तत्व अष्टक नियम का पालन करते हैं। और क्यों करते हैं ये हमने अभी आपको बताया। अब आते हैं सर ये क्यों नहीं करते? ठीक है, Li, Be, B को छोड़कर अन्य तत्व क्या करते हैं? अष्टक नियम का पालन करते हैं। Li नहीं करता है, Be नहीं करता है, B नहीं करता है। चलिए इनको लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है Li, यहाँ लिखा Be, यहाँ लिखा B। Li का परमाणु क्रमांक 3, इसका 4 और इसका कितना होता है? 5 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,1 बनेगा, इसका बनाएंगे तो 2,2 बनेगा, और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,3 बनेगा। अब दोस्तों जरा बताइए, क्या इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाने से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यस सर, ये तो हो जाएगा। लेकिन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब ये अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। इसकी बात करें, इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये भी अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। और इसी तरीके से बोरॉन जो होता है वो भी अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है आवर्त संख्या 2 के तत्व, मतलब यही वाले तत्व यौगिकों में, यानी जब ये तत्व यौगिक बनाते हैं तो क्या होता है? यौगिकों में अपने अष्टक का प्रसार नहीं कर सकते। किसका प्रसार नहीं कर सकते दोस्तों? लिखा हुआ है अष्टक का प्रसार। अभी आपको ये पॉइंट नया लगेगा कि ये अष्टक का प्रसार क्या होता है, इसकी भी हम बात करेंगे। लिखा हुआ है आवर्त संख्या 2 में तत्व जो होते हैं जब वो यौगिक बनाते हैं तो वो अष्टक का प्रसार नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं होती है, या आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं इसमें केवल S और P उपकोष ही उपस्थित होते हैं। यानी ये अष्टक का प्रसार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके बाह्य कोश में जब आप जाते हैं तो केवल S उपकोष और P उपकोष ही देखेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे हम बोले नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हमने लिख लिया 7। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो कुछ यही तो बनेगा, 1s2 2s2 and 2p3, यही तो बनने वाला है। अब दोस्तों बाह्य कोश कौन सी है? बाह्य कोश ये वाली हुई। अब क्या इस कोश में कहीं पर आपने ऐसा लिखा हुआ देखा है कि 2d ऑर्बिटल सेकंड कोश में नहीं होता? हमने कभी नहीं बताया कि d ऑर्बिटल सेकंड कोश में होता है। d ऑर्बिटल कहाँ होता है? थर्ड कोश में। यानी जब तीसरी कोश में जाएंगे तो वहां पर आपको d ऑर्बिटल मिलेगा। दूसरे नंबर की कोश में कोई d ऑर्बिटल नहीं होता।
2p के बाद कौन सा शुरू हो जाता है कोष, तीसरा कोष शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाह्य कोष में केवल S और P उपकोष ही उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये अष्टक का प्रसार नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों ये अष्टक का प्रसार क्या होता है, कैसे किया जाएगा, इसकी हम बात कहाँ करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। सो दोस्तों अभी से आप इसको स्टार बना लेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, आवर्त संख्या 3, यानी आवर्त संख्या 2 की बात करी, अब आवर्त संख्या 3 की बात कर लेते हैं। आवर्त संख्या 3 के जो सभी तत्व होते हैं वो इस नियम का पालन करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आवर्त संख्या 3 होती है, जब आप पीरियोडिक टेबल उठाएंगे वहां पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा जो आवर्त संख्या 3 के जो तत्व होते हैं वो सभी के सभी तत्व अष्टक नियम का पालन करते हैं। क्यों करते हैं, इसको अगले पॉइंट में लिखा गया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लिखा हुआ है आवर्त संख्या 3 के तत्व। अब जो आवर्त संख्या 3 है उसके तत्व क्या कर सकते हैं सर, उसके तत्व अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। पहला तो ये बताया गया जो आवर्त संख्या 3 है उसके सभी तत्व क्या करते हैं, अष्टक नियम का पालन करते हैं। अब आया कि आवर्त संख्या 3 के जो तत्व होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं, अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। इसका मतलब उनकी जो बाह्य कोष होगी उसमें S, P और SP के अलावा भी और भी उपकोष पाई जाएंगी। तो दोस्तों वही लिखा हुआ है क्योंकि इनमें रिक्त d ऑर्बिटल भी पाए जाते हैं। आवर्त संख्या 3 का जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ आपको 3s और 3p के टर्म में नजर आएगा। जब आप देखते हैं कि सर 3s होता है, 3p होता है और 3db होता है, ये हमने आपको बताया था। जब 3db होता है इसका मतलब उसमें d ऑर्बिटल भी उपस्थित होता है, इसीलिए वो अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। सेकंड ऑर्बिटल में सेकंड जब आवर्त में आप जाते हैं या सेकंड पीरियड में जब आप जाते हैं तो वो अष्टक का प्रसार नहीं कर सकते क्योंकि उनमें d ऑर्बिटल नहीं पाए जाते। तीसरे आवर्त में सर 3d पाया जाता है, इसीलिए ये तत्व अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन बार बार उठ रहा होगा सर ये अष्टक का प्रसार है क्या, ये कहाँ करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम सबसे पहले स्टार्ट यही करेंगे कि अष्टक का प्रसार कैसे किया जाएगा। सो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जो तत्व परमाणु क्रमांकों में अक्रिय गैस से अधिक दूरी पर होते हैं वे अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। सिंपल बताया गया, ऐसे तत्व जो अक्रिय गैसों के निकट होते हैं वो अष्टक नियम का पालन करते हैं, और ऐसे तत्व जो क्या होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के निकट नहीं होते हैं या दूर होते हैं वो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। और दोस्तों उसी का आंसर क्या होता है, जैसे हमने कई बार बताया हुआ है, ये क्या है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सब क्या है, ये अष्टक नियम का पालन नहीं करते। यहाँ तक कि जो आपका हाइड्रोजन होता है ये भी अष्टक नियम का पालन नहीं करता। आपका जो हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, तब भी ये अक्रिय गैस है, ठीक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और तब भी ये अक्रिय गैस है, लेकिन हीलियम भी अष्टक नियम का पालन नहीं करती है। सो दोस्तों ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, आपके अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांकों से अधिक दूरी पर होते हैं, वो अष्टक नियम का पालन नहीं करते। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम की सीमाएं क्या हैं, ये आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ और ये देखते हैं कि अष्टक नियम के दोष क्या थे। यानी अष्टक नियम कोई भी चीज होती है तो उसके कुछ गुण होते हैं तो कुछ उसके दोष भी होते हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं अष्टक नियम के दोष क्या हैं। दोस्तों बात करते हैं अष्टक नियम के दोष, यानी अष्टक नियम के अपवाद क्या होते हैं। जैसा कि हमने ये देखा अष्टक नियम क्या है, फिर हमने ये देखा कि अष्टक नियम जो होता है उसकी सीमाएं क्या हैं। अब हम बात करते हैं अष्टक नियम के अपवाद क्या हैं, क्या रहे हैं अष्टक नियम के अपवाद। तो दोस्तों लिखा हुआ है कई वैद्युत संयोजी यौगिक, यानी कई ऐसे वैद्युत संयोजी यौगिक हैं और कई ऐसे सहसंयोजी यौगिक हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कई ऐसे वैद्युत संयोजी यौगिक हैं और कई ऐसे सहसंयोजी यौगिक हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते। पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन से वैद्युत संयोजी यौगिक हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते, फिर हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे सहसंयोजी यौगिक हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। सो दोस्तों पहला पॉइंट लिखा हुआ है वैद्युत संयोजी यौगिक, यानी ऐसे वैद्युत संयोजी यौगिक जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, उनकी हम बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है Li+
और Be2+ अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। हमने अभी बताया भी था अष्टक नियम की जब सीमाएं आपको पढ़ाई थी तो आपको ये बताया था Li, Be और B अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। वही वैद्य संयोजी यौगिक में क्या बताया गया, वैद्य संयोजी का मतलब होता है धनायन, ठीक है, धनायन ऋणायन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप Li+ भी बनाते हैं, सपोज कर लेते हैं Li का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सपोज क्या करते हैं Li का परमाणु क्रमांक 3 होता ही है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2,1 बनेगा। हमने कहा आप Li+ बनाइए, प्लस का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 3 यहाँ से हट जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाह्य कोश से निकाल दिया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी क्या इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर नहीं है। कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। सो इसीलिए ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। अब बात करते हैं सर Be की। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2,2 बनेगा, सिंपल सी बात है। जब 2,2 बना, अब हम बात करते हैं सर Be2+। अगर आप 2+ भी कर देते हैं, इसका मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बावजूद भी यहाँ पर ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। वही लिखा हुआ है कि Li+ Be2+ अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, संक्रमण धातुएं। हमने बताया था संक्रमण धातुएं किनको बताया था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बताया था संक्रमण धातुएं होती हैं। और शायद हमने ये भी बताया था जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो परिवर्तित संयोजकता को भी प्रदर्शित करती हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये परिवर्तित संयोजकता जब डी ब्लॉक एलिमेंट हम पढ़ेंगे, इंटर में डी ब्लॉक एलिमेंट का पूरा लेसन दिया गया है जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो वहां पर सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो कैसी संयोजकता को प्रदर्शित करती हैं, परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करती हैं। क्यों करती हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। लिखा हुआ है अतः, क्या मतलब, इन धातुओं के आयनों में, यानी जब इन धातुएं जो संक्रमण धातुएं होती हैं जब आप इनका आयनिक फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी जब उनको आप आयंस में लिखते हैं, आयन में लिखेंगे तभी तो वैद्युत संयोजी यौगिक बनेगा। जब आप आयनिक फॉर्मेशन में देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि उनके बाह्य कोश में 9 से 17 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और अष्टक नियम क्या कहता है कि बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यहाँ है कितने, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लिखा क्या गया है, संक्रमण धातुएं परिवर्तित संयोजकता को प्रदर्शित करती हैं, अतः इन धातुओं के आयनों में, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हमने दे रखे हैं, जैसे Fe2+ का बना लीजिए या Cu2+ का बनाइए, तो आप ये पाएंगे कि इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 से लेकर 17 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 9 से 17 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इसका मतलब ये अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, सिंपल सी बात है। क्या लिखा है, अतः यह अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। अब देखते हैं 9 से 17 कैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। आइए दोस्तों इसको हटाते हैं। सिंपल सी बात है, हम आपसे कहें आप Fe का बनाइए, Fe मतलब आयरन, आयरन मतलब परमाणु क्रमांक 26, सिंपल सी बात है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा, तो आप पाएंगे सर बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 बनाएंगे एंड 3d6 बनाएंगे। कुछ ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 36 नहीं 26, कितना आएगा 26, यानी 26 बनाना था। 26 परमाणु क्रमांक यहाँ है, 26 इलेक्ट्रॉन से यहाँ है, नो प्रॉब्लम, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया अच्छे से। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया, अब दोस्तों देखते हैं हमको बनाना किसका है, Fe2+। जब आप इसको आयनिक फॉर्मेशन में बनाएंगे, 2+ का मतलब क्या हुआ, सर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, रटाया है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले जाते हैं, बाह्य कोश से। अब बाह्य कोश कहाँ से आएगी, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या का मान सबसे ज्यादा होता है वही क्या कहलाती है, बाह्य कोश कहलाती है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सर बाह्य कोश क्या है, 4 है कि नहीं है, यानी चौथी कोश ही बाह्य कोश है। और चौथी कोश के बाह्य कोश यानी बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 ही इलेक्ट्रॉन हमको निकालने हैं। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब आपका Fe2+ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलिए 2+ का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 4s2 पूरा का पूरा गायब हो जाएगा और 3d6 को जरा सा यहाँ पे लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लिख दिया। अब दोस्तों देखिए पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, आप कहेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे कोश में हम आपसे पूछे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बताएंगे, 6 और 2 और 6 8 और 6 14,
यही तो है। और बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया, यही तो बताएगा। इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 से लगाकर 17 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके बाह्य कोश में। तभी ये बताया गया कि ये क्या करते हैं, ये अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। अब दोस्तों चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहीं पर हम बात कर रहे हैं आपके लिए स्कैंडियम। चलिए देखते हैं कि बाह्य कोश में 9 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे। स्कैंडियम की बात करते हैं, चलिए बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6 and 4s2 and 3d1, कुछ यही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। सिंपल सी बात है। हम आपसे कहें आप बनाइए Fe2+, स्कैंडियम 2+, का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, बाह्य कोश से निकलेंगे। बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 बचेगा, 3s2 बचेगा, 3p6 बचेगा एंड 3d1 बचेगा। कुछ ऐसे तो बचेगा। सिंपल सी बात है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पहले थे 21 में 2 निकल गए तो कितना बचा, 19 ही बचा। पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तीसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया। इनके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात है। बाह्य कोश में हमने क्या बताया था, जो बाहर की तरफ हो वही बाह्य कोश। बाह्य का मतलब क्या होता है, बाहर। यानी इनके बाह्य कोश में 9 से लेकर 17 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ सर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। कई बार बताया हुआ है, जब आपको आवर्त सारणी पढ़ाया था तो कई बार आपको बताया है। क्या बताया था सर, जो लैंथेनाइड होते हैं वो La से आगे के नीचे के 14 तत्वों को आवर्त सारणी में नीचे की ओर स्थान दिया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड कहते हैं। फिर हम क्या बताते थे सर, आवर्त संख्या 7 में Ac के आगे के 14 तत्वों को नीचे की ओर स्थान दिया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड कहते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई हैं। सो दोस्तों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड यानी जो F ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो भी क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इन धातुओं के धनायन बनाते हैं तो आप क्या पाएंगे कि ये अक्रिय गैस के समान संरचना को प्राप्त नहीं करते हैं। यानी ये भी अक्रिय गैस के समान संरचना प्राप्त नहीं कर पाते। अगर अक्रिय गैस के समान संरचना प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तत्व भी ऐसे होते हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं वैद्युत संयोजी यौगिक कैसे अष्टक नियम का पालन नहीं करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं सहसंयोजी यौगिक अष्टक नियम का पालन कैसे नहीं करते हैं। तो बात करते हैं सहसंयोजी यौगिक अष्टक नियम को कैसे नहीं पालन करेंगे। सो दोस्तों लिखा हुआ है द्वितीय आवर्त में, हमने क्या बताया था, द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व अष्टक नियम का पालन नहीं करते, Li, Be और B। और क्या बताया था, तीसरे आवर्त के सभी तत्व अष्टक नियम का पालन करते हैं। और वहां पर यह भी बताया था कि ये अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्व क्या होते हैं, अष्टक का प्रसार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां S और P उपकोष होते थे। तृतीय आवर्त अष्टक का प्रसार क्यों कर सकता है, क्योंकि वहां रिक्त ऊर्जा का d ऑर्बिटल उपस्थित होता है। दोस्तों ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सर द्वितीय आवर्त में जो तत्व होते हैं कौन कौन से, Li, Be और B। ये जब अपने यौगिक बनाते हैं तो क्या लिखा हुआ है, अपने यौगिकों में अष्टक संरचना प्राप्त नहीं करते। यानी ये भी जो भी तत्व है ये जब यौगिक बनाते हैं तब तो ये अष्टक की संरचना को प्राप्त नहीं करते। अब दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये कैसे अष्टक की संरचना को प्राप्त नहीं करेंगे। जैसे हम बाप से कहें कि आप बनाइए इसको हटाते हैं, पहले BCl3 की बात करते हैं। BCl3 यानी बोरॉन ट्राइक्लोराइड की बात करें कि ये अष्टक संरचना को प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, तो दोस्तों इसको पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी ये देखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बनाने से देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ रहे हैं। सो दोस्तों बोरॉन की बात करेंगे। बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2,3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, मतलब 2,8,7। अब बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बोरॉन बनाया, बोरान के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बना लिया, नो प्रॉब्लम। सर यहाँ Cl बनाते नहीं बनेगा, तो आप ऐसा करिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख लेंगे।
चलिए तीनों इलेक्ट्रॉन बन गए होंगे। अब हम बात करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन कितने हैं आपके पास? 3 क्लोरीन है। एक क्लोरीन के बाइकोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए एक क्लोरीन यहां बनाते हैं, बाइकोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां से रखने से कौन सा बॉन्ड बनेगा, तभी आप आइडिया लगा सकते हैं, वरना डायरेक्ट आइडिया कभी नहीं लगता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे तो कैसे बॉन्ड बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, यहां पर एक क्लोरीन रखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन की बात करें, यहां पर एक क्लोरीन रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा रखा है, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6ठा इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा। अब जब बॉन्ड बनाएगा तो इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस क्लोरीन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया सर? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस क्लोरीन की बात करें तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। जरा बोरॉन की बात करिए आप, तो बोरॉन के बाइकोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, यानी बोरॉन के बाइकोश में 6 ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। जबकि ये एक प्रकार का कैसा यौगिक है? ये सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सहसंयोजी बंध बन रहे कि नहीं? सहसंयोजी कब बनते थे? जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती थी। और यहाँ पर हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ही तो हो रही है। तभी तो हमने बताया कई ऐसे सहसंयोजी यौगिक हैं जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते। अगर आप इसको आप बॉन्ड फॉर्मेशन में दिखाना चाहें तो आप कैसे दिखा सकते हैं? बी सिंगल बॉन्ड Cl, बी सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लग जाएगा? क्लोरीन लग जाएगा। और बोरॉन क्या हो रहा है? अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा, जबकि ये कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। अब दोस्तों चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि कैसा रहेगा हमारा अगला एग्जांपल। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम आपसे कहें सर आप ये बनाइए BeCl2, किसका बनाना है? BeCl2। Be का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4, 2,2। क्लोरीन का तो अब तक तो सबको याद हो गया होगा, 17 का मतलब क्या आएगा? 2,8,7। सिंपल सी बात है। Be कितना है? 1 है। Be बनाया, नो प्रॉब्लम। कितने इलेक्ट्रॉन है Be के बायोकोश में? 2 ही इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां बनाया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन कितने हैं आपके पास? क्लोरीन है 2। एक क्लोरीन के बाइकोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए बनाते हैं। एक क्लोरीन बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, नो प्रॉब्लम। यहां पर भी बना लेते हैं। एक क्लोरीन बनाया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, बना लिए 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? इससे बॉन्ड बनाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्ड बनाएगा? ये इससे बॉन्ड बनाएगा। सर इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और क्या बेरिलियम के पास आपका 8 इलेक्ट्रॉन हुआ है? तो आप कहेंगे सर नहीं हुआ। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन तो हुए, क्योंकि 2 इसके पास थे, 2 से इसने क्या किया? साझेदारी करी। जब दो इसके पास है, दो की वो क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है। जब ये क्या करेंगे? साझेदारी करेंगे, और साझेदारी से ही कैसा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। इसका अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, Be सिंगल बॉन्ड Cl, Be सिंगल बॉन्ड Cl। और जबकि यहाँ पर बेरिलियम क्या है? वो एक तरीके से अष्टक नियम का पालन नहीं करता। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम की सीमाएं क्या होती हैं, अष्टक नियम के अपवाद क्या हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन सारी चीजों के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं। और वो नोट्स कहाँ मिलते हैं? जैसा सभी को पता है, वो नोट्स आपको मिलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएंगे, नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।